चुनावों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी और इस सीरीज का पहला कारोबारी सत्र, इस महीने का बिरादर आखिरी कारोबारी सत्र, जिसके ऊपर भारतीय बाजारों ने एक बढ़िया तेजी फिर से दिखाई। आज जो तेजी का सिलसिला कल के सत्र में बना था, वही तेजी आज भी जारी रही। 17,150 के ऊपर निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। और अदर ये 17 जून जो लोज थे, वहाँ से एक बहुत स्ट्रांग पुल बैक आया। 13% के आसपास का मूव इंडेक्स फ्रंट पे हम खाली देख चुके हैं, यानी कि निफ्टी ही सिर्फ 13% के आसपास का मूव दिखा चुका है पिछले 17 जून से लेके अब तक। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप में भी बढ़िया रिकवरी रही और आज भी 1-1.5% के आसपास की तेजी वहाँ बनते हुए दिखाई पड़ी। आज के मार्केट्स को अगर समअप किया जाए तो आज, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था, तो ये हफ्ता रफली 2.5% के गेन के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। बजाज डुओ इस पूरे हफ्ते की हाईलाइट रहे। बजाज फाइनेंस, फिनसर्व दोनों ही शानदार तेजी में रहे। न्यूज़ फ्लोज, रिजल्ट्स, कॉर्पोरेट एक्शंस, उनके इंपैक्ट यहाँ देखने को मिले। निफ्टी ने 200 डीएमए पार किया 3 महीने में पहली बार। ब्रॉडर इंडेक्सेस को आउट परफॉर्म किया। निफ्टी बैंक 2 हफ्ते के लगातार 2% के आसपास के गेन दे रहा है और ये भी 37,000 के मार्क को पार कर गया 13 अप्रैल के बाद पहली बारी। साथ ही साथ कुछ और आंकड़ों की बात करें तो निफ्टी मेटल में लगातार 5 वीकली परफॉर्मेंस में 5वां हफ्ता है जबकि अच्छी परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ी। और 7.5% इस हफ्ते ये चलता हुआ दिखाई पड़ा मेटल इंडेक्स, और ये सबसे बड़ा गेनर इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते में रहा भी सेक्टोरल के हिसाब से देखा जाए तो। इसके अलावा आईटी में करीब 2 हफ्ते में लगातार बढ़ा 3% के आसपास का गेन। माइंड ट्री और कोफोर्ज, ये 2 नाम थे जो कि टॉप गेनर्स के तौर पर शुमार हो इस पूरे हफ्ते में। और ऑटो स्पेस में 0.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। हालांकि ये पूरे हफ्ते का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर जरूर रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा जो लोअर लेवल से आप कह सकते हैं पुल बैक रहा। अभी लास्ट आवर में आज बाइंग रही रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक जोरदार तेजी के साथ डे हाई पे पहुंचा, लेकिन आज इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफ़ी एक्टिव थी जिसके आधार पर मूव देखने को मिल रहा था। बजाज डुओ तेजी में, तानला प्लेटफॉर्म वापस तेजी के अंदर आज आ गया। अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक कामकाज चल रहा था। आईटी में सेलेक्टिव बाइंग थी, मेटल में बाइंग देखने को मिल रही थी। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग शेयर, सेक्टर, सब सेक्टर्स जहाँ पर मूव आज मार्केट में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला ही सीधे शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो देख लेता हूँ कौन सा है। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरे पास आया है कि देवयानी इंटरनेशनल में कोई खबर है क्या 8% ऊपर? शिवम साहब का सवाल है। देवयानी इंटरनेशनल सर, इसके तो 3 अगस्त को वैसे नंबर है। आज कुछ न्यूज़ फ्लो, एक ब्रोकर नोट घूम रहा था सिस्टम में, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर, जिसके दम पे से मूव देखने को मिला। लेकिन वो ट्रिगर मिल गया ना वेस्ट लाइफ के नंबर्स के बाद। वेस्ट लाइफ के नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग थे, 97% के आसपास ट्रिपल एसजी ग्रोथ थी। अब वेस्ट लाइफ बर्गर बेचता है और तो जितने भी ये QSR कंपनीज है, बारिंग जुबलेंट के नंबर आ चुके हैं, तो जितनी QSR कंपनीज हैं जिनके नंबर अभी आए नहीं हैं, तो उसमें सफ़ायर, देवयानी, और सफ़ायर के नंबर भी शायद अभी नहीं आए। आई थिंक देवयानी, सफ़ायर, वेस्ट लाइफ या स्पेशलिटी, इस तरह की जो कंपनीज थी, इनके नंबर्स इनको बाजार ने डिस्काउंट करना शुरू कर लिया, जिसके आधार पर मूव देखने को मिला। लेकिन एक अच्छे नंबर्स का इम्पैक्ट वेस्ट लाइफ का पूरे सेक्टर को ट्रिगर कर गया। ओके, महानगर गैस, विजय सिंह साहब, सोलंकी साहब, ये जो आज हमारे जानकार थे, एक स्पेशल शो हमने 12:30 बजे किया था, उसमें हमारे जानकार थे, उन्होंने इसमें महानगर गैस में अपनी तेज़ी की राय दी थी, तो आप उसको तर्ज मान के चल सकते हैं। उन्होंने बात भी कही कि सबसे सस्ते वैल्यूएशन ये इस सेक्टर में कमांड करता है, तो इस तरह के वैल्यूएशन के साथ से चलना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटली ट्रैक करते हैं मार्केट को, तो आपके लिए ये अच्छा पिक हो सकता है, जो कि हमारे आज के जानकार मान भी रहे थे। अच्छा, IRCTC अब 6%, टिकट प्राइस इंक्रीजिंग। दास साहब, आई डाउट कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी टिकट के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब अगर आप ट्रेवल नहीं कर रहे तो पता नहीं, लेकिन हाल फिलहाल में तो काफ़ी बढ़ाए गए हैं दाम, क्योंकि इन्होंने प्राइसेस तो बढ़ाए हैं और उसमें से पर्क्स कम कर दिए हैं, तो अपने आप ही वो प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ ही गए हैं। लेकिन प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली वाला ट्रिगर हो सकता है, लेकिन IRCTC की ट्रेन्स के अंदर ही प्राइसेस बढ़ें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये ध्यान रखिए कि IRCTC सारी ट्रेन नहीं चलाती है देश की, सारी ट्रेन सरकार चलाती हैं। कुछ ट्रेन जो हैं प्रीमियम, वो IRCTC चलाती है, जहाँ पे डायनामिक प्राइस मैकेनिज्म ऑलरेडी चलता है। तो वहाँ प्राइस रिवाइज अगर होता भी है तो आमतौर पे होता ही रहता है। आप आज राजधानी जो तेजस है उसके प्राइस, अगर आज आप टिकट बुक करते हैं सस्ता मिलेगा 2 महीने बाद का, जैसे उसके करीब जाएंगे वो प्राइस बढ़ जाएगा। तो डायनामिक प्राइसिंग वहाँ पे ऑलरेडी चलती है फ्लाइट्स की तरह, तो इसलिए आई डाउट वो ट्रिगर होगा। लेकिन हाँ, ये शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर आप कह सकते हैं। F&O का स्टॉक है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ मूव आ सकता है। और दूसरी चीज़, ऑलरेडी काफ़ी बिकवाली भी दिखाई है हायर लेवल, थोड़ा ईज आउट भी हो रहा है, इसलिए भी आप मानिए। लेकिन PSU है तो ज़रा तेज़ी हो, कैप ही समझ के चलिएगा। अच्छा जी,
सर गांव के लोग स्टॉक मार्केट को सट्टा मानते हैं, पर बड़े बड़े लोग बड़े होते जा रहे हैं। सुमित साहब देखिए, सट्टा है इसमें, ऐसा नहीं है कि सट्टा नहीं है भारतीय बाज़ारों में, लेकिन उनके लिए जो बिना किसी तर्क के सिर्फ भाव देखकर खरीदते और बेचते हैं। लेकिन अगर आप इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के वे में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सट्टा ही है। सट्टा हर चीज़ में आप खेल सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में सिर्फ सट्टा है ये कहना भी गलत है, क्योंकि ये आप फंडामेंटली अच्छी कंपनियों में पैसा डालते हैं, सिस्टमैटिक वे में उनमें समय देते हैं, उनके डिविडेंड को देखते हैं, उनकी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनते हैं और उसके साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ता हुआ देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों सही हैं और दोनों गलत हैं, लेकिन आप फोकस करिए, उन्हें बताइए जिन जो जानना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, हर चीज़ इकनॉमी है, उनके इर्द गिर्द घूम रही है, जिन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इकनॉमी का ही हिस्सा है। और रूरल मार्केट तो वैसे ही बहुत बड़ी मार्केट है हर कंपनी के लिए, तो अकॉर्डिंगली आप राय रख सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ ये नहीं कि सिर्फ ये सट्टा ही है, तो आप उस हिसाब से इसे मत सोचिए। अच्छा, एनी होप ऑफ आरकॉम, अभी सभी कहाँ से आप निकाल रहे शेयर को? मतलब एक टाइम पे फैंसी था, लेकिन अब तो आउट ऑफ फैंसी जा चुका है ये स्टॉक। कहाँ आप इसके चक्कर में पड़ रहे हैं? टेलीकॉम स्पेस की 2 ही दिग्गज कंपनियां हैं, उन्हीं 2 दिग्गजों पर फोकस करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर और हर कंपनी इसको संभाल भी नहीं सकती इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स को। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपनी कॉल लीजिएगा। इस तरह की कंपनी में मत फंसिए जहाँ पर मोमेंटम को आप चेस करेंगे और कुछ पैसों में निकलने या फंसने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। डी मार्ट 1950 20 शेयर। 1950 तो बढ़िया दाम है सर, ये तो बहुत पुरानी बाइंग है आपकी, तो आपको तो बने रहना चाहिए। एक ही फ्लॉ है कि डिविडेंड नहीं आता, लेकिन बाकी सब तो ठीक ही है, तो बने रहिए। ग्रोथ स्टोरी ठीक है, कंपनी अच्छी है, 224 के आसपास स्टोर हैं और 10 स्टोर शायद हर क्वार्टर के आसपास से खोल भी रहे हैं, मार्जिन भी मेंटेन कर ही रहे हैं, प्रोडक्ट लाइन बढ़ा रहे हैं, एसेट मॉडल अच्छा है इनका, रेंटल कॉस्ट होती नहीं है, ओन स्टोर है सारे, तो ठीक है। बस डिविडेंड पे ऑफ होने शुरू हो जाए ज़्यादा बेटर है। हायर लेवल से ईज आउट भी हो चुका है, आपके भाव के नीचे है तो आप ऐड भी करिएगा, लेकिन आपका भाव तो बहुत ही नीचे है, तो सो फार तो उसके आसपास जाते हुए दिख नहीं रहा। हाँ, इस तरह की कोई वैल्यू बाय आप ज़रूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने लिए, अगर आपने ये आइडेंटिफाई किया तो वो भी कर ही लेंगे। ओके, ITC management announced in AGM about demerger. Any news if happens, then what benefit will get ITC? दास साहब, कम लोग ये बात जानते हैं कि ITC में पहले होटल कारोबार अलग ही था, उसको मर्ज करके ही ITC बनी है, फिर डीमर्ज हो जाएगी, तो ऐसे ही समझ लीजिए आप। पहले पेपर कारोबार अलग होते थे, होटल कारोबार अलग होते थे, वापस मर्ज कर दिए गए। ITC आज की कंपनी नहीं, बहुत पुरानी कंपनी है और शायद 50 साल से ज़्यादा तो इसकी लिस्टिंग कोई हो चुका हुआ है, गेस 70s में लिस्ट हुआ था ये, तब से लेकर अब तक लगा लिया अंदाजा ना। पुरानी कॉर्पोरेट हिस्ट्री है, ये इक्विटी साइज़ इतना बड़ा ऐसे ही नहीं हुआ है, स्प्लिट बोनस की वजह से हुआ है इतना सारा, इसने बहुत स्प्लिट और बहुत बोनस दिए हैं विद टाइम अभी भी। लेकिन बड़ी बात यह है कि 12 रुपये का डिविडेंड, 12 रुपये का रेवेन्यू कमाती, प्रॉफिट कमाती, माफ़ कीजिएगा, हर साल में, और 11.5 रुपये डिविडेंड बांट देती है। तो इस तरह का शेयर होल्डर्स रिवॉर्ड पॉलिसी कंपनी ऑलरेडी मेंटेन कर रही है। रही बात आपकी सवाल की, तो ये बात है कि सही है कि यहाँ AGM में बोला गया था, नंबर्स अवेटेड हैं, मंडे को नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स के बीच में कहीं मैनेजमेंट कमेंट्री होगी तो मीडिया ज़रूर ये सवाल पूछेगा कि क्या है डीमर्जर का स्टेटस, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही उसके ऊपर, उसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी एनालिस्ट कॉल में पूछा जाएगा, वहाँ पे आप एनालिस्ट नोट पढ़ सकते हैं, इनके BSE में रहते हैं सब कुछ। और विद टाइम डीमर्जर अगर होता है, अगर डीमर्जर में शेयर दिए गए तो बात अलग है, अगर नया IPO आ गया तो बात अलग होगी। तो डीमर्जर के हिसाब से शेयर अलॉट होते हैं या नया IPO के हिसाब से शेयर अलॉट होते हैं, उस पर नज़र रखनी होगी। लेकिन सो फार कंपनी ने सिर्फ बोला है, कोई औपचारिक अनाउंसमेंट जो है वो नहीं देखने को मिली है। अच्छा जी, भारती एयरटेल 468 पर, तो सर सुमित सर तो बहुत पुरानी खरीदारी है, तो अभी तो एटलीस्ट आप बने ही रहें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि इस भाव से तो बेटर भाव आपने देखे ही हैं। अगर पुराने वाली टाइम पे खरीदारी तो बहुत ही अच्छी बात है, हमने बहुत ही ऊपर के दाम देखे होंगे, लेकिन सो फार बेटर है कि बने ही रहेंगे। लार्जेस्ट टेलीकॉम प्लेयर के साथ हैं आप, तो एज ऑफ नाउ तो कोई इशू नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या है, स्टॉक चलता नहीं है। मतलब पहले वाला तो चलता था, भारतीय टेलीकॉम जब लिस्ट होता था, फिर वो डीलिस्ट हो गया, भारतीय एयरटेल आ गया, लेकिन ये वाली कंपनी थोड़ा स्लो मूवर है। तो कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट भी ठीक है, कारोबार भी बढ़िया है, बस स्लो स्टॉक है, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे कॉल लेनी होगी। ओके, टेक महिंद्रा 1561, शुड आई होल्ड और बुक लॉस एंड लुक फॉर मोर प्रॉमिसिंग शेयर्स? प्रणव साहब, डिपेंड्स, अगर आपका नज़रिया क्या है। अगर आप इसमें टाइम फ्रेम बेटर रखते हैं तो आप बने रहिए,
टेक महिंद्रा कोई ख़राब कंपनी नहीं है, आपने थोड़े ऊपर के लेवल पे ज़रूर खरीद लिया है वो जब एक तरफा तेज़ी आई थी। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी शेयर जब चले तब उसमें एंटर मत करिए, जब नहीं चले तब उसमें एंटर करिए। चलती ट्रेन तो कोई भी नहीं पकड़ सकता ना, आप पकड़ लें तो गलत ही करेंगे। तो बेटर यही है कि आप अभी तो बने रहे, अगर आपका नज़रिया ठीक ठाक है तो कंपनी अच्छी है, एटलीस्ट फंडामेंटल को लेकर कोई इशू नहीं है वहाँ पर। और ऑलरेडी काफ़ी करेक्शन आ भी चुका है आईटी स्पेस में। आज ही मैं देख रहा था कि आईटी के 17 जून के आसपास के लोस, तो उसके 24 जून को एक नए लोस बने थे, लेकिन वहाँ से अच्छा पुल बैक है। तो बहुत कुछ डाउनसाइड तो शायद नहीं है, लेकिन बेटर ये कि एटलीस्ट आप बने रहें। ख़राब मतलब क्वालिटी में ख़राब नहीं है, प्राइस में लेके ख़राब ही है, तो प्राइस तो नीचे आप एवरेज करके थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, बस टाइम फ्रेम आपको थोड़ा देना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आपको कॉल लेनी होगी। सीजी पावर 86 रुपये बाय, शुड सेल। रोहित साहब शायद आपने मेरे ही कभी जिक्र करने के बीच में से उठाया होगा, क्योंकि 13 रुपये से इस कंपनी को मैं इसी प्लेटफॉर्म पे कई बार बात कर चुका हूँ उसके बारे में। एनीवेज, तो आज ये भाव आ गया है 227-28 रुपये देखा था मैंने, तो 68 रुपये से आपका दाम ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुका है। सो बेटर यही है कि आप बेचिए नहीं, मैं तो ये सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 100 शेयर हैं तो आप 25 बेच दीजिए, तो उससे आपकी कॉस्ट निकल गई पूरी। बचे हुए फ्री के शेयर हैं, उनको आप हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की सब्सिडरी है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी सब्सिडरी भी ऑल टाइम हाई हिट की तरफ करेगी ना, तो वो भी चली रही है। इसीलिए विद टाइम मर्जर भी हो सकता है, और कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, ग्रुप भी अच्छा है। मुर्गप्पा ग्रुप इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ इंडिया, तो आप उसके हिसाब से भी इसे देख सकते हैं। तो कंपनी अच्छी है, टर्न अराउंड स्टोरी पूरी हो ही चुकी है, नंबर्स भी अच्छे थे इस क्वार्टर के, तो बेटर है कि आप बने ही रहें, लेकिन 1/4 हिस्सा बेचने के बाद आपके पास सिर्फ फ्री के शेयर रहेंगे, तो वो सबसे सेफ ऑप्शन आपके लिए रहेगा। ओके, राइट्स आफ्टर नंबर्स। सर नंबर्स क्या आए थे परसों, आई गेस, या कल नंबर्स आए थे, कल आए थे शायद, लेकिन नंबर्स वीक थे इसके सीक्वेंशियल बेसिस पे। इनके टर्नकी प्रोजेक्ट के कारोबार में तो अच्छी ग्रोथ थी, इंजीनियरिंग बिजनेस सीक्वेंशियल बेसिस पे, वाई नहीं, वाई तो अच्छे दिखेंगे क्योंकि लो बेस था, लेकिन सीक्वेंशियल क्यू ऑन क्यू बेसिस पे टर्नकी बिजनेस के अंदर ग्रोथ थी, और इंजीनियरिंग बिजनेस में डी ग्रोथ थी, और एक और तीसरा कारोबार था वहाँ पर भी डी ग्रोथ ही देखने को मिली। तो इनके मेजर बिजनेस में प्रेशर आया था, इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से नंबर्स ढीले थे, और शायद रेवेन्यूज़ भी टूटे थे इनके क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। तो PSU है, चलता भी कम ही है, एडजस्टमेंट भी बड़ा हुआ है, और कॉर्पोरेट इक्विटी बहुत बड़ी हो गई है, तो यूजुअली तेज़ी में अवॉइड करना ही या तेज़ी में निकलना ही ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। ओके, और कौन से सवाल आ रहे हैं। सास्केन 790, सास्केन में अभी बोनस आया था आई थिंक, नहीं सास्केन में शायद बोनस नहीं था, लेकिन सास्केन के केस में सर ये ज़रूर है कि इक्विटी वाइज सबसे सस्ता, मतलब वैल्यू वाइज सबसे सस्ता स्टॉक है PSU में, IT में, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक मैं एक कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ किसी कंपनी से, IT के नंबर्स अभी इसके आए थे, शायद सास्केन के ही आए, सास्केन टेलीकॉम वाली, सास्केन के नहीं आए थे। तो IT टेलीकॉम में ये कंपनी वैल्यू वाइज तो ठीक ठाक है, लेकिन ऑब्वियसली चलता नहीं, और पूरा IT के साथ ही नीचे आया, तो बेटर ये कि अभी तो आप बने ही रहे इसमें। और अगर नंबर नहीं आए हैं, जो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, अगर नंबर नहीं आए हैं तो आप इसके नंबर्स देखने के बाद कोई कॉल लीजिएगा, बाकी मैं एक बार नंबर देख लूँगा तो ज़्यादा पिक्चर आपको, ज़्यादा बेटर पिक्चर आपके सामने पेंट कर पाऊँगा। ओके, लास्ट सवाल और लेते हैं। एक सवाल मैं देखा टाटा स्टील का, हैव 2000 टाटा स्टील गेन 24,000 टुडे, शुड आई होल्ड और सेल? डिपेंड सर, अगर आपका नज़रिया छोटी अवधि का है तो आप निकल ही जाएंगे, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन अगर लंबी अवधि का है तो कुछ पैसा तो बुक कर लीजिए। जब सामने पैसा रखा हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, बाद में अफसोस होता है। तो बेटर यही है कि थोड़ा थोड़ा पैसा तो आप लेते ही रहिए, लेकिन एक ऐसे जंक्चर पे आके कुछ शेयर्स फ्री के भी छोड़ दीजिएगा, वो हमेशा के लिए रहें, ताकि आपको वो अफसोस ना रहे कि मेरे पास इसके शेयर थे नहीं, मैंने लिए थे एक टाइम पर। तो बेटर यही है कि आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए टाइमली, नीचे मिल जाए आपके भाव के नीचे, थोड़ा थोड़ा ऐड भी कर लेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा मेटल का पुल बैक एक शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। और टाटा स्टील में इंडिविजुअली स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट भी हुआ है, तो उसके बाद इक्विटी का साइज़ भी बड़ा हो गया है। अगर पहले 100 शेयर थे तो वो 500 शेयर 1000 शेयर हो गए सीधे सीधे, तो इसलिए इक्विटी का साइज़ बड़ा हुआ है, तो वो एक अर्निंग को डाइल्यूट करता है, तो उसका ज़रा आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए इसी नोट के साथ अब मार्केट पंचनामा को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, और आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। हैप्पी वीकेंड, नमस्कार।